हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम CSIR नेट जो अभी एग्जाम हुआ था जून 2024 के, उसके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मेथड्स इन बायोलॉजी के मिला के जिस तरीके से एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज हम उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं और कैसे आपको एक तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए तो आप हर तरीके के एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब आज हम उन्हीं सारी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं दोस्तों, बिकॉज CSI नेट में एनालिटिकल क्वेश्चंस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना है इसका पूरा आइडिया हमें होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस एंड लेट्स ट्राई टू सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन जून 2024 एग्जाम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एनालिटिकल क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि उन क्वेश्चंस में ही आपको जवाब मिल जाता है, बस क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना होता है। अगर हम उसे अच्छे से पढ़ ले तो हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पर एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ 3 डीएनए रिपेयर प्रोटीन्स वर इन्वेस्टिगेटेड। कह रहा है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बाइंड हो सकते 3 प्रोटीन्स की इन्होंने क्या देखी है, रिपेयर प्रोटीन्स के बारे में इन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज देखी है। कौन कौन से प्रोटीन है वो, ए प्रोटीन है, बी प्रोटीन है और सी प्रोटीन है, 3 प्रोटीन है। A biotinylated single-stranded DNA was prepared and incubated with these proteins in different combinations are shown below. कह रहा है कि ये जो डीएनए है इससे आपने बायोटिन मॉलिक्यूल को बाइंड किया है और इस डीएनए को आपने इन तीनों प्रोटीन्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैच किया है, वो अभी मैं आपको समझाऊंगी कैसे। This was followed by streptavidin pull down to enrich single-stranded DNA proteins which were डिटेक्टेड बाय वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। अब देखो चीजों को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। आपके पास एक डीएनए है, वो डीएनए 3 प्रोटीन से बाइंड हो सकता है, ए बी और सी प्रोटीन से। ये तीनों प्रोटीन्स जो हैं ये रिपेयर सिस्टम में काम आते हैं। इस डीएनए को आपने बायोटिन से भी टैग किया है, बायोटिन लगाया उसके ऊपर। बायोटिन लगाने का रीजन क्या होता है, जब आप इसको समझो आपने एक टेस्ट ट्यूब में डाला है। अब इस टेस्ट ट्यूब में जब आप स्ट्रेप्टा एविडेंट डालोगे तो वो यहाँ पर क्या करेगा, जिस भी डीएनए के पास बायोटिन प्रेजेंट है उसको वो नीचे खींचेगा, उसको वो यहाँ पर क्या करेगा, पुल डाउन करेगा, तो ऐसे डीएनए को नीचे इकट्ठा कर लेगा। which are detected by Western blot using specific antibodies। अब जो आपके पास ये डीएनए विद प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इसको आपने किसी एंटीबॉडीज के साथ डिटेक्ट करने का सोचा। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर अलग 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 स्ट्रक्चर्स है, सारे के सारे केसेस में आपने डीएनए तो ऐड किया ही है। तो इन सभी केसेस में आपने यहाँ पर क्या ऐड कर रखा है, डीएनए ऐड कर रखा है। अब यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन में अगर आप देखोगे, सबसे पहली कंडीशन में आपने प्रोटीन ए भी नहीं ऐड किया, प्रोटीन बी भी ऐड नहीं किया, प्रोटीन सी भी ऐड नहीं किया, तीनों में से कुछ भी ऐड नहीं किया। तो उसके बाद वेस्टर्न ब्लॉट में आपको किसी भी प्रोटीन का बैंड नहीं मिला। जाहिर सी बात है कि आपको किसी भी प्रोटीन का बैंड नहीं मिलेगा क्योंकि तीनों में से कोई भी प्रोटीन ऐड नहीं किया गया। दूसरी कंडीशन में हमने यहाँ पर क्या किया, डीएनए के साथ प्रोटीन ए डाला तो हमें प्रोटीन ए का बैंड मिला है। अब इसका मतलब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये जो डीएनए है इसके साथ इस प्रोटीन ए ने बाइंडिंग करी होगी, और जब यहाँ पर इस डीएनए के साथ बायोटिन प्रेजेंट है और इस बायोटिन के साथ जो यहाँ पर स्ट्रेप्टोएविडिन होगा वो आके बाइंड हुआ होगा और फिर यहाँ पर इसको नीचे की तरफ पुल डाउन किया होगा और एंटीबॉडी जो है वो इसके खिलाफ आके बाइंड हुई होगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। जब मैंने यहाँ पर बी प्रोटीन डाला तो मुझे यहाँ पर कोई बैंड नहीं मिला। इसका मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि बी प्रोटीन हो सकता है डीएनए से बाइंड ही ना हुआ हो, जिसकी वजह से यहाँ पर मुझे कुछ रिजल्ट ही नहीं मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बी से एंटीबॉडी बाइंड नहीं हो पाए, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। तीसरी कंडीशन में जब मैंने सी प्रोटीन डाला डीएनए के साथ तो भी मुझे कोई बैंड नहीं मिला। लेकिन फोर्थ कंडीशन में जब मैंने डीएनए के साथ प्रोटीन ए और प्रोटीन बी को रखा तो मुझे प्रोटीन ए का भी बैंड मिला, प्रोटीन बी का भी बैंड मिला। अब हाउ इज इट पॉसिबल कि जब मैंने प्रोटीन बी को अकेले को रखा था तो मुझे कोई बैंड नहीं मिला, लेकिन जब मैंने प्रोटीन ए को बी के साथ रखा तो मुझे बैंड मिला। यानी कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि डीएनए पे प्रोटीन एक तो आके बाइंड करता ही करता है और उसके साथ हो सकता है प्रोटीन ए के साथ प्रोटीन बी भी आके बाइंड कर जाता हो, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जब प्रोटीन बी अकेला प्रेजेंट हो तो उसने कोई बैंड नहीं दिखाया, इसका मतलब प्रोटीन बी डायरेक्टली डीएनए से इंटरेक्ट नहीं करता होगा। हो सकता है डीएनए पे प्रोटीन ए आता हो फिर प्रोटीन बी आता हो।
जब हमने ए बी सी तीनों डाले तो इस कंडीशन में मुझे तीनों में से किसी का भी बैंड नहीं मिला। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन सी जो है वो डीएनए से प्रोटीन ए और बी को ना बाउंड करने देता हो, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें कहीं पे भी बैंड नहीं मिला। अब आपको यहाँ पे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो देखो, पहली स्टेटमेंट तो पक्का सही है कि प्रोटीन ए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से बाइंड हो रहा है, तभी हमें यहाँ पर बैंड मिला था। दूसरा बोल रहा है प्रोटीन बी डज नॉट बाइंड टू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये बात भी सही लग रही है क्योंकि जब मैंने प्रोटीन बी को अकेला डाला था तो वो डीएनए से बाइंड नहीं हुआ था। कब मुझे बैंड मिला था? जब मैंने ए और बी दोनों को रखा था। तो हो सकता है ए वाला डीएनए से बाइंड कर रहा हो और बी वाला ए से ऊपर आके बाइंड कर रहा हो। सी बोल रहा है प्रोटीन सी डिस्टेबलाइजेस द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन ए टू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, हम ये बात भी कह सकते हैं क्योंकि जब मैंने सी को डाला तो ए वाला डीएनए से बाइंड ही नहीं हो पाया, इसलिए मुझे बैंड नहीं मिला। तो ये बात भी सही है कि सी वाला अलाउ नहीं करता होगा ए की बाइंडिंग को सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के साथ। लास्ट बोल रहा है प्रोटीन सी इंटरैक्ट्स विद प्रोटीन ए बट नॉट विद प्रोटीन बी, ये बात तो गलत है क्योंकि अगर प्रोटीन सी प्रोटीन ए के साथ इंटरैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बैंड क्यों नहीं मिला? Why we didn't got a band here? जब यहाँ पर डीएनए है उसके ऊपर प्रोटीन ए आके बाइंड होगा, उसके ऊपर प्रोटीन सी आके बाइंड होगा, तो हमें यहाँ पे बैंड क्यों नहीं मिला? और अगर हम यहाँ पर देखें बट नॉट विद प्रोटीन बी, हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो प्रोटीन बी से बाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा? हाउ कैन वी कमेंट ऑन दिस? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? यहाँ पर डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, बाहर से कुछ नहीं निकालना है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ऐसे ही एक और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं ताकि हमें समझ में आए चीजें किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं एग्जाम। अब हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है दोस्तों कि आपके पास ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है 1 और 2, जो यहाँ पर डीएनए पे जाके सिस साइट पे बाइंड करते हैं जो कि टाटा बॉक्स के ऊपर है। तो क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा बोल रहा है कि डीएनए के पास टाटा बॉक्स है, उसके अपस्ट्रीम पे, अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई दो साइट होगी, सिस 1 और सिस 2। ये जो सिस 1 और सिस 2 की साइट है इसके ऊपर कौन आके बाइंड कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 आके बाइंड कर रहा है। और ये दोनों के दोनों जो है पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं जीन एक्सप्रेशन को, यानी कि हमारा जो डीएनए उसको बोल रहे हैं कि आप आरएनए की सिंथेसिस करो। जीन एक्सप्रेशन को पॉजिटिव मैसेज कह रहे हैं। कह रहा है इसके अलावा आपके पास हिस्टोन मॉडिफायर 1 भी है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 से तो बाइंड करता है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 से इंटरैक्ट नहीं करता है। In order to determine how genes are regulated by these three factors as in vitro transcription and translation assay were set, हम कह रहे हैं कि जीन्स को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है इन तीन फैक्टर्स के द्वारा, हम ये जानना चाहते हैं। A packed DNA containing region cis1 to cis2 along with eukaryotic minimal promoter fused upstream of a luciferase gene was purified। कह रहा है कि आपने यहाँ पर क्या लिया? एक डीएनए लिया जिसके पास सिस 1 साइट भी है, सिस 2 साइट भी है, उसी के साथ साथ एक प्रमोटर भी है जो कि यहाँ पर किसका है? कोई लूसीफरेज जीन का प्रमोटर है। ठीक है, लूसीफरेज जीन का प्रमोटर है। The luciferase activity upon addition of combination of TF1, TF2, HM1 in the presence of RNA polymerase and translation mix is plotted below। अब ये क्या देखना चाहते हैं? ये देखना चाहते हैं कि जो लूसीफरेज जीन है ये अपना एमआरएनए और अपना प्रोटीन बना पाता है क्या? कब? जब हमने यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 दिया है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 दिया है, इसके अलावा हमने HM1 दिया है, आरएनए पॉलीमरेज दिया है, तो हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से सब कुछ चीजें रखी हैं और इनफैक्ट ट्रांसलेशन कराने वाले भी सारे एंजाइम्स रखे हैं। तो अब हमें यहाँ पर किस किस कंडीशन में चीजें मिलती हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सिस पे यहाँ पर क्या दिखा हुआ है? लूसीफरेज एक्टिविटी को, कि लूसीफरेज जो हमारा प्रोटीन है, एंजाइम है, उसकी कितनी सिंथेसिस हो रही है और कितना बन रहा है। और एक्स एक्सिस पे यहाँ पर हमने सारे जितने भी फैक्टर्स है उनको दिखाए, जैसे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हमने हर कंडीशन में रखा है। ट्रांसलेशन के लिए आपको जितने भी एंजाइम्स चाहिए वो हर कंडीशन में रखे हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 हमने इस कंडीशन में रखा है, इस कंडीशन में रखा है, इस कंडीशन में रखा है और इस कंडीशन में रखा है। हमने चार कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 को रखा है। और आप लोग ध्यान से देखिए, हमने जब भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 को देखा है ना, उस टाइम पे हमें लूसीफरेज की एक्टिविटी जो है वो अच्छी मिल रही है।
जब हमने यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 को नहीं रखा है तब लूसीफेरेज की एक्टिविटी कम मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 जो है वो पॉजिटिव मैसेज दे रहा है लूसीफेरेज की सिंथेसिस को। सेकेंड, जब हम देखें जब भी हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 रखा है तब यहाँ पर क्या हो रही है, सिंथेसिस कम हो रही है। लेकिन जब मैंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 के साथ रखा है तब यहाँ पर क्या हो रही है, एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 अलोंग विद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 कहीं ना कहीं हो सकता है लूसीफेरेज को पॉजिटिव मैसेज दे रही हो। तीसरी कंडीशन में हमने यहाँ पर क्या देखा, जब हमने HM1 को रखा तो HM1 ने भी यहाँ पर क्या किया, पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आया लूसीफेरेज की सिंथेसिस को। लेकिन कब लेकर आया, जब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 के साथ मौजूद था। जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 के साथ था या अकेला था तब उसने कोई कमाल नहीं किया। तो यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 और यहाँ पर जो आपका HM1 है वो भी कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करके लूसीफेरेज की सिंथेसिस को पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं। तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 सबसे मेन है, उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 और HM1 काम करते हैं। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, आपको यहाँ पे बताना है कि आपके ये जितनी भी चीजें आपने देखी उसके हिसाब से आपको बेस्ट क्या लगता है। बोल रहा है टी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 एक्टिवेट्स लूसीफेरेज एक्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 एंड HM1। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 जो है जब वो अकेला प्रेजेंट है तब तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जब वो अकेला यहाँ पर प्रेजेंट है तब तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ पे पक्का गलत है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन पे चले, HM1 एक्टिवेट्स बाइंडिंग ऑफ ईदर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 टू देयर कोऑर्डिनेट सिस एलिमेंट टू एक्टिवेट लूसीफेरेज एक्सप्रेशन। कह रहा है कि HM1 जो है वो हेल्प कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 की डीएनए से बाइंडिंग में और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 की डीएनए से बाइंडिंग में। तो ये भी गलत है क्योंकि जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 अकेला प्रेजेंट था तब भी उसने लूसीफेरेज की एक्टिविटी को बढ़ाया था। तो HM1 इसमें आता है, ये हम नहीं कह सकते। थर्ड ऑप्शन कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 बाइंड्स टू सिस रिक्रूट्स HM1 to modify DNA allowing to transcription factor 2 to bind to cis2 sites to enhance luciferase expression। कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 खुद पे खुद डीएनए से बाइंड करता है, उसके बाद अगर HM1 प्रेजेंट है तो वो HM1 की भी बाइंडिंग कराता है डीएनए से, और फिर वो डीएनए को इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 जो है वो भी सिस2 की साइड पे आके बाइंड करे और लूसीफेरेज की एक्टिविटी को एनहेंस करे। चौथा बोल रहा है स्टेटमेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 सिस साइड पे आके बाइंड करता है, रिक्रूट करता है HM1 को और फिर डीएनए मॉडिफाई होता है जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 डीएनए से बाइंड हो पाता है। तो ये चीज हम नहीं कह सकते क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 जब अकेला आ रहा था तो उसने एक्सप्रेशन को बढ़ाया था लूसीफेरेज के। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि पहले तुम आके बाइंड करो फिर तुम आके बाइंड करोगे तो डीएनए को मॉडिफाई करोगे जिसकी वजह से मैं बाइंड हो पाऊंगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 का केस नहीं है ऐसा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1 खुद आके बाइंड कर रहा है, खुद उससे जितना एक्सप्रेशन एनहेंस हो सकता है उतना एक्सप्रेशन एनहेंस कर रहा है, फिर वो HM1 और TF2 की बाइंडिंग को सपोर्ट कर रहा है जिसकी वजह से जब ये तीनों प्रेजेंट थे तो एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा मिल रहा था। सो डेफिनेटली यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेफिनेटली यहाँ पर सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जिसके थ्रू आपको आइडिया आया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर CSIR वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो इस बार CSIR के द्वारा जून 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोल रहा है कि प्रोटीन ए है जो बाइंड कर रहा है mRNA के साथ फॉर जीन बी इन द हेला सेल। कह रहा है कि कोई प्रोटीन ए है जो बाइंड कर रहा है mRNA से जीन बी के mRNA से। तब प्रोटीन ए मेडिएट्स द फॉर्मेशन ऑफ mRNA प्रोटीन पार्टिकल्स। ये जो प्रोटीन ए है वो mRNA प्रोटीन पार्टिकल्स बनवाता है। द एडिशन ऑफ केमिकल सी डिसरप्ट्स mRNP इन हेला सेल। कह रहा है, अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटीन ए जो है वो यहाँ पर क्या कराता है, mRNA प्रोटीन पार्टिकल बनाता है, mRNA प्रोटीन पार्टिकल बनाता है। वहीं अगर आप यहाँ पर देखोगे केमिकल सी के बारे में तो केमिकल सी यहाँ पर क्या करता है, ये जो पार्टिकल बना है जिसको हम mRNP कह रहे हैं,
इसे डिसरप्ट कर रहा है, इसे कहीं ना कहीं हानि पहुंचा रहा है, डिसरप्ट कर रहा है। अब तुमने यहाँ पर रिजल्ट देखे वेस्टर्न ब्लॉट में और नॉर्दर्न ब्लॉट में, एनालिसिस आपको यहाँ पर दी गई है। आपको इस एनालिसिस के बेसिस पे बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपको सबसे सही लग रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, वेस्टर्न ब्लॉट हम किसके लिए करते हैं, प्रोटीन्स को देखने के लिए करते हैं, और नॉर्दर्न ब्लॉट हम किसको देखने के लिए करते हैं, आरएनए को देखने के लिए करते हैं। तो जब हमने वेस्टर्न ब्लॉट किया किसके लिए, ए प्रोटीन के खिलाफ जब हमने वेस्टर्न ब्लॉट किया, तो उस कंडीशन में अगर आप यहाँ पर देखोगे, हेला सेल्स की कंडीशन में भी जब हमने एंटी ए एंटीबॉडी को रखा, यानी कि प्रोटीन ए के खिलाफ जब हमने एंटीबॉडी को रखा, तो उस कंडीशन में हमें नॉर्मल हेला सेल में बैंड मिल रहा था। वही एक ऐसा हेला सेल जिसे हमने सी केमिकल से ट्रीट किया, उसमें भी हमने अच्छा खासा बैंड मिल रहा है। यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में मेरा प्रोटीन ए जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट है, जैसा उसे होना चाहिए, जब सी नहीं है तब भी और जब सी है तब भी। यानी कि सी केमिकल ने प्रोटीन ए पे कुछ खास इंपैक्ट नहीं लाया। दूसरी कंडीशन में मैंने वेस्टर्न ब्लॉट किया किसका, बी प्रोटीन का। उस कंडीशन में भी दोनों कंडीशन में मुझे सेम सा बैंड मिल रहा था। जब मैंने सिर्फ नॉर्मल हेला सेल में बी के खिलाफ एंटीबॉडी डाल के देखी और वेस्टर्न ब्लॉट किया, और वहीं जब मैंने बी के खिलाफ एंटीबॉडी डाली एक ऐसे हेला सेल में जिसमें मैंने सी से केमिकल ट्रीट किया था, तब भी मुझे बी प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी की वजह से वेस्टर्न ब्लॉट नॉर्मल मिल रहा है, जैसे मिल रहा था नॉर्मल कंडीशन में। यानी कि इससे मैं ये समझ सकती हूँ कि यहाँ पर जो ये एंटीबॉडी है इसने कोई बिल्कुल नॉर्मल रिजल्ट शो कर रही है दोनों ही केस में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सी केमिकल की वजह से कोई खास चेंज मुझे देखने को मिल नहीं रहा है। थर्ड कंडीशन अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमने क्या किया था, नॉर्दर्न ब्लॉट किया था फॉर आरएनए पुल डाउन विद ए। थर्ड कंडीशन में मैंने क्या किया, यहाँ पर आरएनए लिया, यहाँ पर मैंने जो है आरएनए लिया, जीन बी का मैंने आरएनए लिया, और इस आरएनए को मैंने क्या किया, ए वाले के साथ बाइंड किया, पुल डाउन किया, इन दोनों को साथ में रखा। और उस कंडीशन में हमने यहाँ पर क्या किया, प्रोब बनाया फॉर बी, यानी कि इस आरएनए के खिलाफ हमने प्रोब बनाया ताकि हमें नॉर्दर्न ब्लॉट पे रिजल्ट मिल सके। इस कंडीशन में भी मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, दोनों कंडीशन में सेम तरीके का बैंड मिल रहा है। जब मैंने हेला सेल्स में नॉर्मली इसको देखा और जब मैंने हेला सेल्स में सी केमिकल को डाल के देखा, उस कंडीशन में भी मुझे दोनों में यहाँ पर कैसा मिल रहा है, सेम बैंड मिल रहा है। यानी कि दोनों कंडीशन में ए वाला जो प्रोटीन है वो आरएनए से बाइंड था, भले ही वो हेला सेल नॉर्मल हो या केमिकल सी से ट्रीटेड हो। तो अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आओ हम समझते हैं। पहला कह रहा है एमआरएनपी डिसरप्शन डज नॉट अफेक्ट द इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन ए एंड ट्रांसक्रिप्ट बी और द ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बी। कह रहा है कि जब आपने यहाँ पर केमिकल सी डाला तो केमिकल सी के डालने की वजह से प्रोटीन ए का इंटरेक्शन एमआरएनए के साथ कुछ चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए मुझे दोनों कंडीशन में सेम तरीके का बैंड मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो हमने केमिकल सी डाला उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ बी के ट्रांसलेशन पे भी। ये भी बात बिल्कुल सही है, मुझे पहले जितना ट्रांसलेशन बी का मिल रहा था बाद में भी उतना ही मिला, इसलिए मुझे सेम बैंड मिल रहा है। तो यहाँ पर मुझे समझ में आ गया कि डेफिनेटली ए ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है एमआरएनपी डिस्ट्रप्शन इनहिबिट्स प्रोटीन ए इंटरेक्शन विद ट्रांसक्रिप्ट बी। प्रोटीन ए इंटरेक्शन जो है ट्रांसक्रिप्ट बी के साथ कहीं पे भी इंपैक्ट नहीं हो रहा है। दोनों कंडीशन में मुझे सेम लेवल का बैंड मिल रहा है, सेम तरीके का सेम मोटा बैंड मिल रहा है। एमआरएनपी डिस्ट्रप्शन डज नॉट अफेक्ट द इंटरेक्शन बट अफेक्ट्स द ट्रांसलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बी। नहीं, ट्रांसलेशन बी का कहीं पे भी इंपैक्ट नहीं हो रहा, इसलिए दोनों ही कंडीशन में सेम तरीके का बैंड है। डी ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है एमआरएनपी डिस्ट्रप्शन प्रमोट्स प्रोटीन ए इंटरेक्शन विद ट्रांसक्रिप्ट बी। कह रहा है कि अगर आपने केमिकल सी डाला ना तो वो प्रोटीन ए का इंटरेक्शन इस आरएनए के साथ बढ़ा रहा है। नहीं बढ़ा रहा क्योंकि हमें सेम तरीके का दोनों कंडीशन में बैंड मिल रहा है। अगर वो बढ़ा रहा होता तो यहाँ पर हो सकता है कि बैंड हमें मोटा मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, इस तरीके से यहाँ पर अब सीएसआर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को देख कर ही आंसर का पता लगाना है।
आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे और आपको नॉर्मल पता होगा कि वेस्टर्न ब्लॉट क्या होता है, नॉर्दर्न ब्लॉट क्या होता है, किस तरीके से देखते हैं, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो दिस क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट एनालिटिकल। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालिटिकल कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, तो यू आर गुड टू गो। सो आई होप ये 3 क्वेश्चंस में आपको आइडिया आया होगा कि किस तरीके से सीएसआर क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर आप मेरे साथ पूरी तैयारी करना चाहते हैं पीएचडी एंट्रेंसेस और एमएससी एंट्रेंसेस के लिए, तो आप बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग विद मी इन दिस सेशन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ऐसे ही एनालिटिकल क्वेश्चंस का पूरा एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, और आपको ये जो लेक्चर है वो कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।